तो हेलो एंड वेलकम बैक टू दी ब्लॉग। लास्ट ब्लॉग जो आपने देखा वो था हमारा कजाकिस्तान सीरीज का लास्ट ब्लॉग, एंड ये ब्लॉग है पूरा कि कजाकिस्तान की ट्रिप में कितना खर्चा आया, वहाँ रहने का कितना खर्चा हुआ, ट्रांसपोर्टेशन में कितना खर्चा आया, वहाँ ट्रेन का कितना खर्चा हुआ, फ्लाइट कितने की हुई। तो फिर चलो उसे शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अगर फ्लाइट की, तो फ्लाइट मैंने बुक करी थी फ्लाइट एरिस्तान की, जो मुझे पड़ी थी दिल्ली टू अलमाटी एंड अलमाटी टू दिल्ली के लिए। एंड हाँ, एक बात और है, जो फ्लाई एरिस्तान की इतनी जो चीप फ्लाइट रहती है उसमें आपको सिर्फ 5 kg का कैबिन लगेज अलाउ होता है। देन उसके अलावा अगर आपको एक्स्ट्रा ले जाना है तो वो लोग अलाउ करते हैं 10 kg बैगेज इन अ कैबिन में, जिसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। देन उसके बाद अगर आपको और कुछ एक्स्ट्रा ले जाना है, जैसे आपको अपना चेक इन बैगेज और ले जाना है, तो उसके लिए आपको और एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। लेकिन 5 kg आप फ्री ले जा सकते हो सिर्फ। एंड वो जो है, बट वो दिल्ली एयरपोर्ट पे काफी स्ट्रिक्टली चेक होता है कि आपका जो लगेज है वो 5 kg से ऊपर है या नीचे है। सेकंड आता है कजाकिस्तान का इमिग्रेशन। तो दिल्ली एयरपोर्ट पे इमिग्रेशन पे जब बोर्डिंग पास देते हैं उसी टाइम मुझसे उन्होंने पूछा था कि आपकी ये कजाकिस्तान के लिए फर्स्ट विजिट है, देन आपके पास रिटर्न फ्लाइट है कि नहीं, एंड आपके पास होटल की बुकिंग है कि नहीं। क्योंकि मेरे पास ये तीनों थे और मेरा भी एक तरह से फ्रेश पासपोर्ट ही था, क्योंकि मेरे पास इससे पहले सिर्फ एक थाईलैंड का ही वीजा था जो 2018 में मैंने थाईलैंड की ट्रिप करी थी उसका। उसके अलावा मेरे पासपोर्ट पर कोई और भी वीजा नहीं था। तो वो लोग वहां पर सख्ती से चेकिंग करते हैं कि आपके पास रिटर्न फ्लाइट है कि नहीं, एंड आपकी आइटनरी क्या है, आपके पास होटल की बुकिंग है कि नहीं, आप कहाँ जाना चाहते हो। क्योंकि अभी मोस्टली अब कजाकिस्तान का जो रूट है वो यूज होने लगा है डोंकी करने के लिए, क्योंकि वहां से डोंकी करते हुए मोस्टली जो लोग हैं वो कजाकिस्तान, क्योंकि वीजा फ्री हो गया है, तो डोंकी करते हुए वहां से रशिया में एंटर होते हैं, देन रशिया से वो यूरोप की तरफ एंटर होते हैं। तो अभी जब मैं भी एंटर कर रहा था दिल्ली एयरपोर्ट पे, तब वहां से कम 10 से 15 लोगों को उन्होंने लाइन से अलग खड़ा कर दिया था जिनके ऊपर उन्हें शक था। तो अगर आप इमिग्रेशन पे जाते हो तो आप कॉन्फिडेंट हो एंड आपके पास पूरा जो भी है डॉक्यूमेंट्स अपने प्रॉपर होने चाहिए। देन उसके अलावा वो आपसे कुछ ज्यादा सवाल नहीं पूछते हैं। हाँ, एंड जब अब मैं इमिग्रेशन पे पहुंचा, इमिग्रेशन पे भी मुझसे उन्होंने बस पूछा, जो इंडिया साइड का इमिग्रेशन था वहां पर तो उन्होंने ज्यादा सवाल नहीं किए। उन्होंने पूछा कितने दिन के लिए जा रहे हो बस, और उन्होंने यहाँ से इमिग्रेशन क्लियर कर दिया। एंड थर्ड टॉपिक जो हमारा आता है वो हमारा आता है कि जब हम अलमाटी में लैंड करते हैं तो जो हमारी इंडिया की सिम है वो वहाँ बंद हो जाती है। वहाँ पर आपको जियो का नेटवर्क नहीं मिलेगा, क्योंकि जियो का वहाँ पर किसी से पार्टनरशिप नहीं है। लेकिन एयरटेल का आपको वहाँ पर नेटवर्क मिल जाएगा, क्योंकि एयरटेल का वहाँ पर टेली2 से एक पार्टनरशिप है। तो जो भी आपके OTP हैं वो आपकी सिम पर आपको मिल जाएंगे अगर आपके पास एयरटेल का सिम है, लेकिन वहाँ जियो का सिम नहीं चलता है। एंड अगर आपको अलमाटी का सिम लेना है तो अलमाटी में जैसे ही आप एयरपोर्ट से बाहर निकलोगे, एंड अलमाटी में अगर आपको सिम चाहिए तो अलमाटी में जैसे ही आप अलमाटी का इमिग्रेशन क्लियर करके बाहर की निकलोगे, वहीं आपको एक सामने काउंटर मिलेगा जहां पर टेली2 का आपको सिम मिलेगा। उस पूरे एयरपोर्ट पर सिर्फ एक टेली2 ही है जो वहां पर सिम प्रोवाइड करती है। देन उसका आपको प्लान अगर लेना है तो वो आपको पड़ेगा 1000 रुपीज का इंडियन, जिसमें आपको सिम प्लस 25 GB डाटा मिलेगा एक मंथ के लिए। एंड अगर आपको वहां से सिम नहीं लेनी है तो आप वहां से बाहर जाकर भी ले सकते हो। लेकिन जो एयरपोर्ट है अलमाटी का वो सिटी से थोड़ा बाहर की तरफ है, तो वहां आसपास आपको कोई भी सिम का शॉप नहीं मिलेगा। एंड वहां पर एक कंपनी और है बीलाइन, अगर आप उसका सिम लेते हो तो उसमें कुछ ऐसी फैसिलिटी है कि आप उनका ऐप डाउनलोड करके उसके वॉलेट में कुछ पैसे डाल सकते हो, एंड उसके थ्रू आप वहां की बसेस में या फिर किसी भी काउंटर पे, जैसे हमारे यहाँ UPI चलता है, उस तरीके से पेमेंट कर सकते हो। अगर आप बीलाइन का सिम लेते हो तो आप किसी भी लोकल पर्सन जो कि आपके हॉस्टल में है या होटल में है, उसके थ्रू आप अपने नंबर पर रिचार्ज करा सकते हो अपने वॉलेट में। तो उस मनी का यूज आप बसेस में या आप कभी रेस्ट्रो में या एंडेक्स लेते हो तो वहां पर आप अपना पेमेंट करने के लिए कर सकते हो। एंड इसके बाद आता है कि अलमाटी पहुंच जाते हैं तो वहां पर मोस्टली लोग या तो कजाक बोलते हैं या रशियन बोलते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए वहां पर 2 ऐप्स हैं जो कि काफी ज्यादा अच्छी हैं, क्योंकि गूगल मैप्स वहां पर अच्छे से काम नहीं करता है। देन एक है 2GIS करके, एंड दूसरा है यांडेक्स को में से आप टैक्सी ले सकते हो, जो कि वहां पर ज्यादा कॉस्टली नहीं है, काफी चीप है। अगर आपको 5-6 किलोमीटर भी जाना है तो मोस्टली वो ज्यादा से ज्यादा आपसे 100 रुपए चार्ज बनेगा। एंड 2GIS है जिसमें आप वहां का लोकल ट्रांसपोर्ट देख सकते हैं कि अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो बस आपको जो आपकी लोकेशन है वहां से कितनी दूरी पर मिलेगी एंड कितने नंबर वाली बस मिलेगी। तो बस 2GIS का ये है कि 2GIS सिर्फ कजाक या रशियन में ही काम करती है, वो इंग्लिश में एड्रेस नहीं लेती है। तो उसके लिए आपको अगर देखना है तो उसके लिए आपको पहले यहाँ तो मैप पर वो जगह ढूंढनी पड़ेगी, उसे मार्क करना पड़ेगा। देन 2GIS उन दोनों के बीच की डिस्टेंस और वो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है, कितने नंबर की बस वहां पर आएगी, वो आपको पूरा बता देगी। तो वो 2GIS आपकी बहुत हेल्पफुल वहां पर रही, क्योंकि गूगल मैप वहां बिल्कुल काम नहीं करता। एंड एक यांडेक्स को है जिससे आप टैक्सी बुक कर सकते हैं। एंड इसके बाद आता है फूड का। तो जैसे कजाकिस्तान एक सेंट्रल एशियाई कंट्री है, तो वहाँ पर मोस्टली नॉन वेज ही ज़्यादा चलता है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो आपको वहाँ पर चिकन मटन ये आसानी से मिल जाएगा। कहीं भी आप जा सकते हो, शवरमा आपको मिल जाएगा, चिकन्स मिल जाएगा। आप किसी सुपरमार्केट में जाओगे तो वहाँ पर आपको नॉन वेजिटेरियन खाने के लिए मिल जाएगा। लेकिन वेजिटेरियन वहाँ
मिल जाता है लेकिन ऑप्शंस काफ़ी लिमिटेड होते हैं। अगर आप जाएंगे किसी भी सुपरमार्केट में तो वहाँ पर आपको पूछना पड़ेगा कि वेजिटेरियन ऑप्शंस क्या है, एंड वेजिटेरियन में आपको बोलना पड़ेगा वीगन। अगर आप उनसे नो मीट बोलोगे तो हो सकता है वो आपको चिकन वाला ऑप्शन बता दे। तो अगर वहाँ पर आपको उन्हें समझाना पड़ेगा कि आपको वीगन चाहिए, तो वहाँ पर आप किसी भी सुपरमार्केट में जाओगे, वहाँ पर फैमिली मार्ट है एंड स्मॉल करके एक सुपरमार्केट है, वहाँ आप जाओगे तो आपको वहाँ वेजिटेरियन ऑप्शंस मिल जाएंगे, लेकिन वहाँ पर आपको जाके पता करना पड़ेगा। देन वहाँ पर फ्रोजन ऑप्शंस भी मिल जाते हैं, जैसे पिज़्ज़ा आपको मिल जाएगा जो आप अपने हॉस्टल्स में लाके गर्म करके खा सकते हो। तो ऐसे आपको काफ़ी ऑप्शंस मिल जाएंगे, लेकिन वो आपको ढूंढने पड़ेंगे। इसके बाद हम आते हैं प्लेस टू विजिट इन अलमाटी एंड अस्ताना। तो अलमाटी में सबसे पहले घूमने के लिए तो काफ़ी जगह है, जैसे कोकटोबे अम्यूजमेंट पार्क बना हुआ है, बट वो मोस्टली बच्चों के लिए है। अगर आपके साथ आपकी फैमिली जा रही है एंड बच्चे हैं तो आप वहाँ कोकटोबे जा सकते हो। देन उसके अलावा वहाँ शिम्बुलिक स्की रिसॉर्ट है, कोलसाई लेक है, बिग अलमाटी लेक है। अलमाटी में ऐसी काफ़ी नेचुरल जगह है जो आप घूम सकते हैं, एंड अलमाटी सिटी भी ऑल ओवर काफ़ी अच्छी है जहाँ आप लोकल में घूम सकते हो। जैसे वहाँ एक पेनीफ्लो पार्क है, उसमें कैथेड्रल बना हुआ है, वो कैथेड्रल अंदर से बहुत खूबसूरत है। अगर आप चाहो तो मेरा अलमाटी का ब्लॉग है, उसमें जाके देख सकते हो। पेनीफ्लो पार्क में जो एक कैथेड्रल बना हुआ है रशियन ऑर्थोडॉक्स, वो कितना सुंदर है, उसे आप देख सकते हो लोकल में। देन काफ़ी चीज़ें हैं अलमाटी में देखने के लिए, एंड अलमाटी से मोस्टली एक दिन का टूर चलता है जहाँ पर वो आपको कोलसाई लेक, मून कैनियन एंड शेरिन कैनियन आपको घुमाते हैं। तो अगर आप चाहो तो वो टूर भी सस्ता है, 2000 रुपये में वो आपको टूर मिल जाता है। टूरिस्ट गाइड होते हैं वो रशिया में ही आपको जो भी चीज़ें हैं बताते हैं, बट अगर आपको घूमने के लिए जाना है तो वो एक अच्छा ऑप्शन है। तो सुबह 6 बजे वो लोग वहाँ से सिटी से स्टार्ट करते हैं, रात को 10 से 11 बजे तक आपको सिटी में दोबारा ड्रॉप कर देते हैं। तो उसमें वो आपको 4 जो प्लेसेस हैं वो घुमाते हैं, जिसमें है कोलसाई लेक, मून कैनियन एंड ब्लैक कैनियन एंड शेरिन कैनियन। उसके अलावा अगर आप अस्ताना विजिट करते हैं तो अस्ताना में भी घूमने के लिए काफ़ी जगह, बट मोस्टली अस्ताना इन लोगों की एक मेट्रो सिटी की तरह है, जहाँ पर काफ़ी आपको ऊंची ऊंची बिल्डिंगें देखने के लिए मिलेंगी, एंड वहाँ पर आप काफ़ी अच्छे अच्छे मॉल देख सकते हो। एंड इसके अलावा अस्ताना में एक साइंस म्यूजियम बना हुआ है, फ्यूचर साइंस म्यूजियम, जो कि 8 फ्लोर का है। वो काफ़ी अच्छा है, वो आप चाहो तो अस्ताना में आप जा सकते हैं, जिसका टिकट 1500 टेंगे लगता है, तभी वो इतना कॉस्टली नहीं है, एंड वो काफ़ी वर्थ इट है। देन उसी के सामने एक मॉस्क बनी हुई है, वो भी आप विजिट कर सकते हो अस्ताना में। एंड वो जब कंस्ट्रक्ट हुआ था मॉस्क, वो सेंट्रल एशिया का सबसे बड़ा मॉस्क था। तो अलमाटी में भी जो आप है वो नेचुरल चीज़ें घूम सकते हो। देन उसके अलावा अगर आप एंड अस्ताना में अगर आप जाओगे तो जो भी ह्यूमन आर्किटेक्ट है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। और मोड ऑफ ट्रैवल आप मान लो, अगर आप लोकल में घूमते हो तो लोकल में घूमने का सबसे अच्छा ऑप्शन है जो सिटी बस चलती है। सिटी बस के लिए आपको टूगिस का ऐप यूज़ करना है, एंड आप कितना भी लंबा जर्नी करोगे या कितना भी छोटा जर्नी करोगे उसके लिए आपको 200 टेंगे अलमाटी में देने होंगे। और अगर आप अस्ताना में हो तो अस्ताना में वही चीज़ आपको 150 टेंगे। एंड अगर आप जैसे ऑनलाइन पेमेंट करते हो तो वो कुछ चार्ज और कम लग जाता है, वो 20 से 30 टेंगे कम लग जाते हैं आपके। लंबी जर्नी करने के लिए अगर आप वहाँ ट्रेन लेते हो तो वहाँ पर 2 तरह की ट्रेन चलती है, एक टैल्गो ट्रेन चलती है, एक थर्ड क्लास चलता है। तो नॉर्मल ट्रेन में भी अगर आप जाते हो तो थर्ड क्लास अगर आप उनका लेते हो तो वो काफ़ी चीप रहता है, लेकिन उसमें दिक्कत यह है कि वो होता हमारे सेकंड एसी की तरह ही सीटिंग है, लेकिन उसमें ना एसी होता है ना उसमें पंखा होता है, एंड जो विंडो भी होती है वो ऊपर से बहुत थोड़ी सी ओपन होती है जिसमें से हवा है। तो अगर आप उसमें दोपहर के टाइम ट्रैवल कर रहे हैं तो उसमें बहुत गर्मी लगती है। इसके अलावा जो अगर आप टैल्गो ट्रेन लोगे तो टैल्गो ट्रेन का किराया उससे कम से कम 3 से 4 गुना है, बट वो काफ़ी कंफर्टेबल है। अगर आप उनका कूपे लेते हो तो उसमें आपको हमारे फर्स्ट एसी की तरह ही 4 सीट्स मिलेंगी, 2 नीचे रहती हैं, उसमें 2 सीटें ऊपर रहती हैं, जिसमें इनफ स्पेस रहता है आपके बैठने के लिए और लेटने के लिए। तो अगर आप ट्रेन से ट्रैवल करते हो तो मोस्टली तो ये है कि आप टैल्गो से ही सफ़र करो, क्योंकि वो थोड़ा कंफर्टेबल रहता है। और अगर नहीं है आपको चीप में सफ़र करना है तो आप उनके थर्ड क्लास में सफ़र कर सकते हो, बट उसमें ना आपको चार्जिंग फैसिलिटीज़ मिलती है, ना उसमें एसी रहेगा, ना उसमें फ़ैन की कोई फैसिलिटी रहती है। एंड अगर टोटल खर्चे की बात करें मेरी कजाकिस्तान की ट्रिप की, तो कजाकिस्तान की ट्रिप में अगर मेरा फ़्लाइट का 10,000 का हटा दें तो कजाकिस्तान में मेरा खर्चा हुआ होगा 1.40 लाख कजाकिस्तान टेंगे, जो इंडिया का होता है 20 से 22,000 के बीच में। तो कजाकिस्तान उतना कॉस्टली नहीं है, कुछ चीज़ें वहाँ कॉस्टली हैं, जैसे आप पानी खरीदोगे तो वो आपको आधा लीटर पानी 40 से 45 रुपए का पड़ेगा, बट उसी की जगह अगर आप फ्यूज टी वहाँ मिलता है, एक टी, इट इज़ आइस टी, लिप्टन का वहाँ मिलता है, अगर आप वो लेके पियोगे तो वो आपको थोड़ा चीप पड़ेगा। वहाँ पर आप हॉस्टल में तो टैप पानी भी पी सकते हो आप, वो इतना कोई रिस्की नहीं है, वहाँ पर टैप पानी पीते हैं सभी लोग। जो मैंने आपको बताया इसमें आपका रहना, खाना एंड ट्रांसपोर्टेशन जो भी लोकल में आप कर रहे हो, आप ट्रेन के टिकट्स बुक कर रहे हो, वो सब आपका इसी में इंक्लूड होगा, क्योंकि वहाँ पर हॉस्टल्स के प्राइस ज़्यादा से ज़्यादा 500 रुपये से लेके 700 रुपये तक है। एंड किसी भी अगर आप सुपर मार्केट में जाओगे वहाँ से अपना कुछ खाने का लेते हो तो 500 रुपये में आपका 2 दिन का पूरा खाना आपके पास आ जाएगा, जिसे आप अपने हॉस्टल में बना सकते हो। अगर वहाँ पर आप लोकल ट्रांसपोर्ट में एंड वहाँ पर अगर आप
आप लोकल ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल करते हो तो जब आप पैसे दोगे ड्राइवर से तो उससे टिकट जरूर लो। वहाँ पर कुछ ड्राइवर होते हैं जो आपको टिकट नहीं देते हैं और बोलते हैं कि बैठ जाओ, बट वहाँ पर किसी ना किसी स्टॉपेज पे चेकिंग होती ही है। कोई भी जो टिकट चेक करने वाला होता है, जैसे हमारे यहाँ दिल्ली में DTC में चलते हैं, जैसा वहाँ पर चढ़ जाएगा एंड आपके पास टिकट नहीं होगा तो आपको फाइन करेगा। तो जब आप पैसे दो ड्राइवर को, उससे टिकट जरूर लेना। तो ये मेरी 13 दिन की कजाकिस्तान ट्रिप की एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। कजाकिस्तान सेफ है जाने के लिए, अभी बहुत आसानी से लोग जा सकते हैं, फ्लाइट भी सस्ती है एंड वीजा की कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन धीरे धीरे वहाँ प्रॉब्लम आने लगेगी, जैसे जैसे डोंकी वाले वहाँ पर ज्यादा पहुंचने लगेंगे। देन वहाँ पर वो लोग भी, जैसे पहले सर्बिया था, सर्बिया में इंडियंस को वीजा ऑन अराइवल था, बट अभी वो बंद कर दिया है, जैसा मुझे इन्फॉर्मेशन है थोड़ी बहुत। कजाकिस्तान में वीजा फ्री है तो डोंकी वाले उस रूट के थ्रू भी होके अब यूरोपियन कंट्रीज में पहुंचने लगे। तो मोस्टली हो सकता है कि कुछ टाइम बाद कजाकिस्तान भी वीजा फ्री इंडियंस के लिए बंद कर दे, क्योंकि वो मोस्टली अभी तक वहां पर जो भी टूरिज्म था वो रशियंस और जो भी आसपास की सेंट्रल एशियन कंट्री है उन्हीं का है। तो ये मेरी कजाकिस्तान की 13 दिन की ट्रिप की एक जानकारी थी। एंड इसके अलावा भी आप लोगों को कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे, उसका जो लिंक है वो मैं नीचे आपको दे दूंगा। देन आप मुझसे पूछ सकते हो कजाकिस्तान के बारे में, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, वहाँ पर करेंसी एक्सचेंज, लोकल ट्रेवल, सिम, स्टे, फूड, इन सब के बारे में जो भी आपको जानकारी हो वो मैं आपको दे सकता हूँ। तो थैंक यू वेरी मच। एंड ये व्लॉग देखने के लिए प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड आगे भी कुछ ना कुछ व्लॉग आते रहेंगे उनके लिए। थैंक यू वेरी मच।